देखो, जब कोई हमारी बड़ाई करता है तो हम बड़े खुश होते हैं, और जब कोई बुराई करता है तो बड़े खिन्न और दुखी होते हैं। तो भला हमारी चाबी उनके हाथ में है, वो जैसा चाहेंगे हमें दुखी करेंगे, जैसा चाहेंगे हमें खुश करेंगे। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी फैसला लेने में, कैसा भी निर्णय लेने में कभी कोई संकोच नहीं करता, किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। और मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता। या तो मैं जीतता हूं, और या फिर मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट। मेरे अनुसार मैंने इसका बहुत अच्छा अध्ययन भी थोड़ा सा किया है। वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा इस पर समय दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि माननीय चेयरमैन साहब ने अब आगे जो भी हमारी सी ग्रुप मेन के एग्जाम होंगे, सीईटी रिजल्ट के उपरांत सीईटी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चों ने अपना अपना स्कोर देख लिया है। तो अब थोड़ा सा उनमें संशय की स्थिति कह सकते हैं कि भाई पता नहीं मेरा कौन सी कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें मैं 10 गुना की लिस्ट में क्वालिफाई करूंगा, मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं। तो इस तरह की बातें, असमंजस तो चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब हम उस दिशा में प्रयास करते हैं, जब हम प्रयास ही सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमने यदि हमारा जो मोटो है, जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, हमारा निर्धारित लक्ष्य है। क्योंकि सभी बच्चों के पास, मैंने पहले भी बताया था, टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है सभी बच्चों के पास। सभी बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लर्क बनना चाहते हैं, ग्राम सचिव, पटवारी और बड़े बड़े जो भी एग्जाम हैं। तो अब पहले क्या हुआ था, जब पहले पिछली बार जो भर्तियां हुई थी उसमें लगभग सभी भर्तियां कोर्ट में गई हैं, सभी पे लिटिगेशन हुआ है, सभी पे याचिकाएं दायर हुई हैं, लगातार डेट पर डेट, समय ज़्यादा। तो अब की बार जो हमारे माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं आयोग के, एचएसएससी आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने उन्होंने एक गूगल लिंक जारी किया है, सभी बच्चों से सजेशन मांगे हैं कि आप अपने पॉजिटिव सजेशन दें, ताकि जो आगे की जो भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी एग्ज़ाम होने हैं, चूंकि अप्रैल से ही जो सी ग्रुप मेन के एग्ज़ाम होने संभावित हैं। तो आगे आगे 3-4 महीने आपके लगातार एग्जाम रहेंगे। डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो वो जो सुझाव मांगे गए हैं, तो थोड़ा सा मेरी भी इच्छा हुई कि कुछ एक सुझाव है, कुछ एक विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मैं आप तक ये पहुंचाऊं कि जो भी सजेशन देना चाहे, ठीक है, तो कोशिश करना, आप यदि आपको ये सुझाव अच्छे लगे तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कुछ एक पॉइंट है जो आपके अनुसार है। क्योंकि ऐसे ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट, कुछ हम सभी के अलग अलग विचार होते हैं, किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। जो मुझे सही लगे हैं, मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। देखो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सजेशन, जो सबसे पहला जो सजेशन है, देखो, आपसे बात जब आपको सही लगे तो इसको शेयर करना। सर्वप्रथम तो एचएसएससी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, बार बार बच्चे जो माननीय चेयरमैन साहब से भी मिल रहे हैं, एचएसएससी आयोग में मिल रहे हैं, मुख्य सचिव जी से मिल रहे हैं। तो उन्होंने आयोग से उन बच्चों को ये बताया गया है कि यदि सरकार अनुमति दे तो विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर भी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है डी ग्रुप की, जो 4,000 पद रिक्त है या 4.5 रिक्त हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 4200 है, 4100, जितने भी पद रिक्त हैं, आपकी जो वेटिंग लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ मैं, मेरा जो थोड़ा सा निवेदन ये है कि यदि वेटिंग लिस्ट पहले की तरह जैसे आ रही थी, एडिशनल लिस्ट, जो भी वेटिंग लिस्ट आ रही थी, बार बार रिपीट हो रहे थे बच्चे, बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, उन्हीं अनुक्रमांकों की वही रोल नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे। तो उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई बीच बचाव का रास्ता हो, या तो यस नो का पोर्टल खोला जाए ताकि वो बच्चे रिपीट ना हो, या फिर उनका ऑफलाइन डीवी हो, इस तरह की कोई न कोई, या कोई फॉर्म भरवाए जाए। तो तो कहीं न कहीं ये जो रिपीटेशन का मामला जब तक नहीं रुकेगा, तो उन योग्य जो भी क्वालिफाई बच्चे हैं, जिनका अच्छा स्कोर है, उनको बेनिफिट मेरे ख्याल से नहीं होगा। उनको बेनिफिट तब होगा जब या तो यस नो का पोर्टल खोला जाए, भाई डी ग्रुप कौन कौन एलिजिबल है, या कौन कौन डी ग्रुप में लगना चाहता है। तो इस तरह की
कानूनी टीम है, बहुत ब्रिलियंट टीम है, तो वो खुद ही रास्ता निकाल सकती है। दूसरा जो है नोटिफिकेशन, डी ग्रुप का बहुत जल्दी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं जो भी है नोटिफिकेशन से पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं, पॉलिसी हैं, जो भी संशोधन, सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यदि नोटिफिकेशन या डी ग्रुप के एग्जाम से पहले वेटिंग लिस्ट आती है तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। 4,000 बच्चे जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, जब उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो उसके योग्य एलिजिबल है, तो उसके बाद ही डी ग्रुप की प्रक्रिया होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। तीसरी बात, एचएसएससी की जो पॉलिसी है, छोटे स्तर पर कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं बड़े स्तर पर योग्यता अनुसार तो जा सकते हैं, क्योंकि जो लेवल 2 का है लेवल 3 में जा सकता है, लेवल 4 में जा सकता है, ऐसा तो पहले से ही नियम है। लेकिन जो जो लेवल, या मैं कहूँ कि सी ग्रुप में कैंडिडेट जब लगता है तो वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता, इसलिए डी ग्रुप के बच्चों को भी बेनिफिट होगा। तो जहां तक संभव हो पहले सी ग्रुप की यदि भर्तियां होती है, क्योंकि पहले डी ग्रुप की भर्तियां हुई थी, सभी को पता है कि डी ग्रुप के बच्चे सारे स्वेच्छा से छोड़ के सी ग्रुप में चले गए थे। तो पहले डी ग्रुप की भर्ती की बजाय पहले सी ग्रुप की भर्तियां हो तो मैक्सिमम क्या, सारा ही फायदा ही फायदा है, क्योंकि सी ग्रुप में जाने के बाद वो डी ग्रुप में नहीं आ सकते, तो डी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो। क्योंकि सी ग्रुप वाले जो क्वालिफाई जो बच्चे होते हैं वो कट ऑफ को इतना हाई कर देते हैं कि डी ग्रुप के जो नए बच्चे हैं या जो डी ग्रुप की ही योग्यता रखने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो डिस्क्वालीफाई कह सकते हैं, कि वो नौकरी नहीं लग सकते। चौथा जो मेरा सजेशन है वो ये है कि जो अभी वन विभाग की 779 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है, तो यदि उसमें पहले एग्जाम होता है तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो क्योंकि वो प्रक्रिया तो बाद में भी होनी है फिजिकल की, तो क्यों ना वो फिजिकल की प्रक्रिया यदि पहले होती है जो 25 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 6 मिनट है या कितनी है, तो यदि वो पहले होती है, 6 मिनट नहीं है वो तो शायद घंटों में है, ऐसे कुछ है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। पर वो यदि पहले फिजिकल होता है तो फिजिकल केवल एलिजिबल बच्चे, योग्य बच्चे ही फिजिकल करेंगे, तो वो जो कट ऑफ है 10 गुना की, जो मेन एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी एक अच्छा सजेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पहले, क्योंकि वो प्रक्रिया तो बाद में भी होनी है फिजिकल, तो क्यों ना वो फिजिकल यदि पहले हो, ऐसा मेरा सिर्फ मेरा पर्सनली विचार है। उसके बाद में जो भी जितने भी सी ग्रुप के एग्जाम होने हैं, जो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जाम होना है, यदि उनकी पहले से टेंटेटिव डेट आती है, प्रस्तावित यदि डेट आती है, यदि प्रस्तावित पहले कैलेंडर यदि जारी होता है, हालांकि इस दिशा में सुनने में आया कि काम चल रहा है, तो कैलेंडर यदि जारी होता है तो ये भी एक बहुत अच्छा मार्ग होगा कि भाई जो भर्ती है वो ना फंसे, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, उस हिसाब से प्रिपरेशन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बच्चे लाभान्वित हों, बच्चों को फायदा हो। अगला रिजर्वेशन का है, वो रिजर्वेशन जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो तो खैर सभी को पता ही है। उसके बाद 10 गुना की जो लिस्ट है वो ग्रुप वाइज यदि बनती है तो कट ऑफ कम जाएगी, और यदि पोस्ट वाइज बनती है तो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। तो ग्रुप वाइज जो 10 गुना की लिस्ट है वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की जब हम बात करते हैं तो देखो, एग्जाम में पिछली बार जो एग्जाम था उसमें ना तो हिंदी थी ना इंग्लिश थी। हिंदी इंग्लिश तो बहुत मैंडेटरी होती है, बहुत ही जरूरी होती है कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हम हमारा हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी संविधान की राजभाषा है, और हिंदी की जो व्यापकता को देखते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी तो मैंडेटरी होना चाहिए हर एग्जाम में, और इंग्लिश भी, क्योंकि जो राजकाज का जो भाषा हिंदी और इंग्लिश है। तो आजकल क्या है कि इंग्लिश का एक ऐसा चलन है कि फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाती है, तो लगभग इंग्लिश में बच्चे थोड़ा सा बढ़िया हो रहे हैं। तो आगे आगे भी जो लेटर है, जो भी परिपत्र जो आते हैं, सर्कुलर जो आते हैं, वो इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश भी मतलब एग्जाम का हिस्सा होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और विशेषकर जो मैं समझता हूँ कि जो एनिमल हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चर है, उसमें कॉमन चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे और टेक्निकल का एग्जाम होता है, टेक्निकल का जो एग्जाम होता है, जो पार्टिकुलर उनके सब्जेक्ट का होता है, 60-70% जो कुछ ऐसा डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ भी जो साइबर क्राइम को जोड़ना चाहिए, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ना चाहिए, आईपीसी आईआरपीसी जो धाराएं हैं उनमें भी लगभग कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह का भी जैसे उसमें सिलेबस होना चाहिए, जहाँ तक मैंने देखा है एग्जाम में, कि उसमें जैसे पशुपालन विभाग से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कंसर्न नहीं है।
जेवीटी मेवात कैडर का हालांकि कोर्ट में तो वो केस है वो निरस्त हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है। लेकिन अब चूंकि जो डीवी की लिस्ट आएगी, हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आए, उसके बाद आपकी डीवी हो, तो इससे भी मैं माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो भी उच्चाधिकारीगण हैं, मैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो ऑफलाइन होना चाहिए, ताकि इस दौरान जो इतना समय जो बीता है, सितंबर में एग्जाम होने के बाद जो इतना जो लंबा समय गया है, तो इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में भी चले गए हैं। सी ग्रुप की भर्ती भी हुई है, 24,000 पदों पर रिजल्ट आया है। ठीक है। उसके बाद में पीजीटी की भी भर्ती हुई है, दाएं बाएं चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, कोई केवीएस, बहुत से ऐसी भर्तियां हुई हैं। तो यहाँ से जब ऑफलाइन होगा तो संभवतः वो साथी जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल कार्यरत हैं या वो संतुष्ट हैं, तो वो मेरे ख्याल से मेवात कैडर की जो भर्ती है उसमें वो डीवी देने नहीं जाएंगे। और हो सके तो सुनने में आया है कि लगभग 2877 पद जो है मेवात में रिक्त हैं। वहाँ का लिटरेसी दर भी साक्षरता दर भी कम है, वहाँ अध्यापकों की रिक्वायरमेंट भी है। तो यदि हो सके तो देखो, नए पद तो सर्जित हो सकते हैं, हो सके तो कुछ पद बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि लंबा समय, बहुत लंबा समय इंतजार हो गया। बहुत से ऐसे साथी जो 1-2 नंबर से रहेंगे तो उनको अफसोस रहेगा, यदि थोड़ी सी सीटें बढ़ती हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। एक मैं मान्यवर से ये भी निवेदन करूंगा कि 13 वर्ष से लगातार जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती नहीं आई है, तो वो साथी ओवरेज भी हो चुके हैं, बहुत से ओवरेज भी हो चुके हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कोई गेस्ट टीचर के रूप में है, कोई और प्राइवेट संस्थान में है, या कोई और दूसरे प्रकार के प्राइवेट जो भी कोई नौकरी करता है, या फिर एसएसए के तहत है। तो वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो लगातार वो तैयारी तो उनकी है ही, क्योंकि चूंकि वो बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, तो तैयारी तो उनकी है। लेकिन भर्ती ना आने की वजह से कहीं न कहीं वो भी थोड़ा सा उनको बड़ा तनाव होता है कि हमारी भर्ती नहीं आई है। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाँ, हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी से, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भर्ती, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं अध्यापक की। 13 साल का मतलब होता है बहुत से सेवानिवृत्त भी हुए हैं, बहुत से जिनकी पदोन्नति भी हुई है, रिटायरमेंट भी हुए हैं, प्रमोशन भी हुए हैं। ठीक है। बहुत से पीजीटी चले गए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो ये भर्ती भी निवेदन है कि ये भर्ती भी आपकी जल्दी से जल्दी इन बच्चों की भर्ती भी आनी चाहिए। एमआईएस पोर्टल के अनुसार लगभग 29,000 पद रिक्त हैं, टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के हैं, जेवीटी के हैं। तो जहाँ तक सुनने में आया है कि नोटिफिकेशन तो 2026 में आएगा। अब ये नोटिफिकेशन एस्टेट एग्जाम के बाद आता है या एस्टेट एग्जाम से पहले आता है? तो एस्टेट का जो एग्जाम है, एस्टेट का जो एग्जाम, उसकी भी डेट निश्चित होनी चाहिए। कभी तो सुनने में आता है अप्रैल में एग्जाम होगा, पहले जनवरी की टेंटेटिव डेट दी गई थी, फिर उसके बाद फरवरी की, फिर अब अप्रैल की सुनने में आ रहा है, कभी जुलाई, 11-12 जुलाई सुनने में आ रहा है। तो उनकी भी एक डेट फिक्स हो, क्योंकि ये तो पहला कदम है हमारा। जो यदि हमारा मकसद राष्ट्र का निर्माण करना है, भावी अध्यापक कह सकते हैं, जब हमारा जो ध्येय है, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है कि हमें अध्यापक बनना है, तो उसके लिए पहला जो चरण है वो एस्टेट पास करना, लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 तीनों पास करने हैं। तो यदि पहले से ही डेट फिक्स होती है तो भी कहीं न कहीं जो बच्चा है, जो भी भावी अध्यापक है, वो उस दिशा में अच्छा प्रयास करेगा, अच्छी तैयारी करेगा। क्योंकि एस्टेट एक मैंडेटरी है, एस्टेट बिना तो फिर मेरे ख्याल से हरियाणा को सिर्फ रोजगार निगम में भी लगना आसान नहीं है, एस्टेट बहुत जरूरी है। तो एस्टेट का भी होना चाहिए। एक टीजीटी की भर्ती है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है, ये कह सकते हैं। अभी रिवाइज आंसर की का कोर्ट केस चला हुआ है। ठीक है। हालांकि बेनिफिट होना है उन सभी बच्चों को जिनके 2 से 3 नंबर कम रह गए हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो। अच्छा, जो बाकी जो सब्जेक्ट है, कम से कम उनकी तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ये 5 ही सब्जेक्ट है जो कोर्ट में फंसी हुई है। तो 5 सब्जेक्ट में भी देखो 3 महीने का समय मांगा गया था। 3 महीने का समय, शायद 27 अक्टूबर को 3 महीने का समय दिया गया था कि विद इन 3 मंथ्स में ये भर्ती प्रक्रिया है, ये पूर्ण करनी है। उसके बाद 27 जनवरी को 3 महीने हुए। उसके बाद फिर दोबारा से सरकार द्वारा कोर्ट से 2 महीने का और समय मांगा गया है। उसका समय भी अभी मेरे ख्याल से 27 मार्च को 2 महीने हो जाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, या मैं निवेदन करता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट तो जारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। बाकी बाकी जो 5 सब्जेक्ट बच गए, तो इसमें भी मैंने पहले आपको बताया था, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 5, 7, 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो।
तो जो स्पेशल एक्सपर्ट ही है जिनको ये दायित्व दिया गया है, तो वो जो दायित्व है वो 5 महीने बहुत मैक्सिमम समय होता है, पहले 3 महीने फिर 2 महीने। तो जब जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको 2 या 3 महीने का समय मिलता है, कई बार 1 महीने का समय मिलता है। ठीक है, तो वो पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट की तैयारी जब 3 महीने का उसको समय दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट को 5 से 7 क्वेश्चन की सटीकता देखने के लिए भाई ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है, बहुत ज्यादा समय, पर्याप्त नहीं ज्यादा ही समय है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ये साथी भी बार बार कमेंट्स करते हैं, बहुत बार बार इसी विषय में बातें करते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तनाव भी होता है। क्योंकि जब हमने समय जाया करके डिप्लोमा किया, डिग्री की, हमने तैयारी की, अच्छे मार्क्स अचीव किए, तो फिर कहीं न कहीं ये तो अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारी वेटिंग लिस्ट जारी हो। मेरे 1 नंबर कम है, बहुत से ऐसे साथी जिनके कट ऑफ के बराबर भी नंबर हैं, तो कहीं न कहीं वो ये तो सोचेंगे कि यदि वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनके साथ वालों को लगे हुए कितने महीने हो गए, वो ऑलरेडी मंथली कितनी मोटी सैलरी ले रहे हैं, और ये कहीं कहीं बेरोजगारी तो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का क्या आलम है ये हम सब जानते हैं। तो मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, चेयरमैन साहब से, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी भी वेटिंग लिस्ट जो है, जो निर्धारित 2 महीने का समय दिया गया है, उस 2 महीने के अंतराल में ही इनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो। ठीक है, जैसा भी आयोग चाहेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन ठीक है, क्या हमें रिजल्ट को रिवाइज करना है या नहीं करना, ये फैसला HSSC आयोग का है, माननीय चेयरमैन साहब का है। लेकिन कम से कम साथियों को तो न्याय होना चाहिए कि भाई यदि नहीं आता है तो कम से कम हमें ये सब्र होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे का हम प्रयास जारी करें। और यदि होता है कि भाई हमारा सिलेक्शन होना है, तो कहीं न कहीं फिर उनको इस चीज़ का नुकसान है। तो जो TGT की जो 7575 पदों पर जो भर्ती थी, उसमें एक बार 5800 की लिस्ट आई थी। सभी को पता है कि उस लिस्ट में बहुत से ऐसे साथी हैं जो पैरेलल में जो PGT की भर्ती थी उसमें चले गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन TGT में भी किया था। ऐसे बहुत दो एक और PGT की भर्ती हो चुकी है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की, KVS की वेटिंग लिस्ट, तो ऐसे बहुत सी भर्तियां हुई हैं, तो लगभग 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 बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो इनकी भी समस्या का निदान किया जाए, इनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ऐसा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है। तो थोड़ी सी वीडियो जरूर बड़ी है, यदि आपको ये पॉइंट, ये जो सजेशन है थोड़े से ठीक लगे हो तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।